कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज टेकन एज। इस सवाल में कहते हैं कि कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को लिया जाता है नेगेटिव, पॉजिटिव, पैरेलल या जीरो। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी पॉजिटिव। प्यारे दोस्तों, अगर कुव्वत यानी फोर्स किसी जिस्म को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए तो उसे क्लॉकवाइज टॉर्क कहते हैं और रिवायत के मुताबिक क्लॉकवाइज टॉर्क को मनफी तस्वुर किया जाता है। इसी तरह अगर फोर्स किसी बॉडी पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यानी उसको घुमाए तो उसे एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कहते हैं और इसको पॉजिटिव तस्वुर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A door requires a minimum torque of 80 Newton meter. In order to open it, what is the minimum distance of the handle from the hangs if the door is to be pulled with a force at the handle not greater than 100 Newton? इस सवाल में कहते हैं कि एक दरवाजे को खोलने के लिए कम अज कम 80 न्यूटन मीटर टॉर्क चाहिए। अगर हैंडल पर लगाने वाली फोर्स की मैग्नीट्यूड 100 न्यूटन से ज्यादा ना हो तो इस क्वेश्चन में हमने महवर से हैंडल तक यानी डिस्टेंस को फाइंड आउट करना होगा। तो इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है, टॉर्क इसमें बराबर है 80 न्यूटन मीटर की और फोर्स है 100 न्यूटन की। तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द हैंडल फ्रॉम द हैंग्स। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। बाय द डेफिनेशन ऑफ टॉर्क वी गेट, यानी टॉर्क बराबर है द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड मोमेंट आर्म पुटिंग द वैल्यूज। तो यहाँ पर टॉर्क हमारे साथ बराबर है 80 न्यूटन मीटर की, इज इक्वल टू फोर्स हमारे साथ है 100 न्यूटन और मोमेंट आर्म जो है ये इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 100 न्यूटन को आपने दोनों साइड पे डिवाइड करना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये 100 इस 100 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा R इज इक्वल टू 80 न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाई 100 न्यूटन। तो यहाँ पर आपने इस जीरो को इस जीरो के साथ कैंसिल आउट करना है। तो इसके बाद हमारे साथ जो रिजल्ट आएगा वो होगा 8 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर 8 और 10 को आप सब दोस्तों ने डिवाइड करना है। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा R इज इक्वल टू 0.8 मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। टू चिल्ड्रन आर बैलेंस्ड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ अ सीसा। इफ वन चाइल्ड लीन्स इनवर्ड टुवर्ड्स द पिवट पॉइंट हर साइड विल राइज। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अ बॉडी एंड इक्विलिब्रियम मस्ट नॉट बी एक्सेलरेटिंग। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द टॉर्क इन अ यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फैन हैविंग ब्लेड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर इज। इस सवाल में कहते हैं कि एक पंखे की ब्लेड्स की लंबाई जो है वो 0.5 मीटर है। इसकी ब्लेड जो है यानी ये पंखा जो है यूनिफॉर्मली रोटेट कर रही है, तो इसकी वजह से जो टॉर्क पैदा होगी उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी। तो प्यारे दोस्तों, बेसिकली अगर देखा जाए, अगर कोई भी बॉडी हो वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा हो या यूनिफॉर्मली रोटेट हो रहा हो तो उसकी वजह से जो टॉर्क पैदा होती है वो जीरो न्यूटन मीटर की बराबर होगा। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी 0 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A force of 100 Newton is applied perpendicularly at 0.5 meter to turn a nut of wheel of a bus. The torque acting on nut is। इस सवाल में कहते हैं कि एक व्हील को टर्न करने के लिए 100 न्यूटन फोर्स 0.5 मीटर की डिस्टेंस पे अप्लाई की गई है। बस की व्हील की वजह से जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी।
इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है, इसमें अप्लाइड फोर्स जो है वो 100 न्यूटन की बराबर है। मोमेंट आर्म ये 0.5 मीटर की बराबर है। यानी इसका रिक्वायर्ड डेटा जो है वो है टार्क, यानी इसको हमने फाइंड आउट करना है। जैसा कि हम जानते हैं टार्क हमारे साथ बराबर है द प्रोडक्ट ऑफ अप्लाइड फोर्स एंड मोमेंट आर्म। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है, पुटिंग द वैल्यूज। यहाँ पर फोर्स हमारे साथ 100 न्यूटन की बराबर है। इसके बाद मोमेंट आर्म जो है ये हमारे साथ 0.5 मीटर की बराबर है। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 100 को आपने 0.5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे फाइनल रिजल्ट जो आएगा वो होगा टार्क इज इक्वल टू 50 न्यूटन मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू कपल फोर्सेस इज। इस सवाल में कहते हैं कि दो कपल फोर्सेस के दरमियान सबसे मुख्तसर डिस्टेंस को क्या कहते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी कपल आर्म। यानी दो कपल फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस को कपल का बाजू यानी कपल आर्म कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। A girl pushes to open a door perpendicularly with a force of 25 Newton at 0.6 meter from the hang. The torque is। इस सवाल में कहते हैं कि एक लड़की दरवाजा खोलने के लिए 25 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रही है। दरवाजे का दस्ता महवर से 0.6 मीटर की फासले पर है। तो आप सब दोस्तों ने इस क्वेश्चन में टार्क को फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। अप्लाइड फोर्स है 25 न्यूटन, मोमेंट आर्म है 0.6 मीटर। इसका जो रिक्वायर्ड डेटा है इसको हमने फाइंड आउट करना है, यानी टार्क को हमने फाइंड आउट करना है। प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है। जैसा कि हम जानते हैं टार्क हमारे साथ बराबर है अप्लाइड फोर्स ज़रबे मोमेंट आर्म। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है, पुटिंग द वैल्यूज। तो यहाँ पर फोर्स हमारे साथ 25 न्यूटन की बराबर है, मोमेंट आर्म ये हमारे साथ 0.6 मीटर की बराबर है। तो आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इन दोनों को आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 25 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 10। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ये करना है कि इस 25 को आपने 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इससे रिजल्ट आएगा 150। तो यहाँ पर ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा टार्क इज इक्वल टू 15 न्यूटन मीटर। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन सी 15 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द एंगल एट विच एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स ऑफ फोर्स इक्वल इज। इस सवाल में कहते हैं कि फोर्स का वो कौन सा एंगल है जिससे एक्स और वाई कंपोनेंट इक्वल होते हैं। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी 45 डिग्री एंगल। यानी 45 डिग्री एंगल पे एक्स और वाई की फोर्सेस की जो कंपोनेंट्स हैं वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सेंटर ऑफ मास इज डिफरेंट फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी व्हेन वी हैव नॉन यूनिफॉर्म शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए। टू masses आर separated by a distance r. If both masses are doubled, the force of attraction between the masses changes by a factor. इस सवाल में कहते हैं कि हमारे साथ दो मासेस हैं जिनकी दरमियान डिस्टेंस r है। अगर इन दोनों का मास डबल कर दिया जाए, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स इंटरैक्ट कर रही है तो उस पे क्या असर पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, इसके लिए हमने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को यूज करना है। जैसे कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कुछ इस तरह है। एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे साथ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो है
वो हमारे साथ बराबर है F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर के। तो इस इक्वेशन को हमने इक्वेशन ए से रिप्रेजेंट किया है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन का जो कंडीशन है इसमें हमें बताया गया है कि m1 ये हमारे साथ 2m के बराबर है, क्योंकि m1 और m2 को इन दोनों मासेस को डबल कर दिया गया है। तो यहाँ पर m2 हमारे साथ 2m के बराबर है। नो इक्वेशन ए बिकम्स, तो यहाँ पर ये इक्वेशन ए कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी f प्राइम इज इक्वल टू g 2m1 2m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर m1 हमारे साथ 2m1 के बराबर है, m2 हमारे साथ 2m2 के बराबर है। तो यहाँ पर बस आप शब्दों सुनिए, सिंपल ये करना है कि इस 2 को आपने इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो इससे रिजल्ट आएगा f प्राइम इज इक्वल टू g 4m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आप शब्दों सुनिए, सिंपल ये करना है कि इस 4 को आपने इससे बाहर निकालना है। तो जब हम इस 4 को इससे बाहर निकालेंगे तो इसका रिजल्ट कुछ इस तरह बन जाएगा, यानी 4m2g m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अगर गौर से देखा जाए तो ये वैल्यू जो है हमारे साथ इस फोर्स के बराबर है, यानी F के बराबर है। तो यहाँ पर आप शब्दों सुनिए, बस सिंपल ये करना है कि इसकी जगह आप शब्दों सुनिए सिर्फ और सिर्फ फोर्स को पुट करना है। तो यहाँ पर जो हमारे साथ फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा F इज इक्वल टू 4F। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द रेडियस ऑफ अर्थ RE इज, इस सवाल में कहते हैं अर्थ का रेडियस क्या है। प्यारे दोस्तों, रेडियस ऑफ द अर्थ ये हमेशा आप सब दोस्तों ने याद रखना है। रेडियस ऑफ द अर्थ ये हमारे पास बराबर है 6.4 × 10 की ताकत 6 मीटर। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द SI यूनिट फॉर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज, इस सवाल में कहते हैं SI निजाम में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी G की इकाई कौन सी है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। प्यारे दोस्तों, यूनिट को फाइंड आउट करने का तरीका मैं आप सब दोस्तों को सिखा देता हूं, ताकि आने वाले एग्जाम्स में अगर आप भूल भी जाओ तो आप सब दोस्त इनको आसानी से हल कर सको। तो प्यारे दोस्तों, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, तो इसके लिए आप सब दोस्तों ने क्या करना है, इसके लिए आपने लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन को यूज करना है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन ये हमारे साथ बराबर है F इज इक्वल टू G m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेटा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से हमारे साथ ये क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा, G इज इक्वल टू F R स्क्वायर डिवाइडेड बाई m1 m2। तो यहाँ पर अगर देखा जाए फोर्स का यूनिट जो है वो हमारे साथ न्यूटन है और रेडियस का यूनिट हमारे साथ मीटर है। क्योंकि यहाँ पर R स्क्वायर है तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर बन जाएगा, और डिवाइडेड बाई यूनिट ऑफ m1 मल्टीप्लाई बाई यूनिट ऑफ m2, यानी मास 1 और मास 2, और मास का यूनिट हमारे साथ है किलोग्राम। तो यहाँ पर किलोग्राम जब किलोग्राम के साथ मल्टीप्लाई होता है तो इससे रिजल्ट आएगा किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे साथ इसका यूनिट कुछ इस तरह बन जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो यहाँ पर इस केजी स्क्वायर को जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और यहाँ पर जो एक्सपोनेंट है इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो आप सब स्क्रीन पर देख सकते हैं G इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसका यूनिट निकाल सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज द मास ऑन प्लेनेट मर्करी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट वेव्स 784 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस। इस सवाल में कहते हैं कि मर्करी एक प्लेनेट है, यानी मर्करी पे एक ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया है। उस ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो है 784 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन में
हमने मरकरी की सरफेस पे इस ऑब्जेक्ट की मास को फाइंड आउट करना है। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं ऑलरेडी यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये किसी भी लोकेशन पे चेंज नहीं होता है। तो लिहाजा इसको हम अर्थ की सरफेस पे फाइंड आउट करते हैं। जितना जमीन की सतह पे इसका मास आएगा और वही मरकरी की सरफेस पे भी होगा। तो इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। यानी यहाँ पर वेट हमारे साथ 784 न्यूटन के बराबर है और जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो इसमें जो रिक्वायर्ड डेटा है वो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन प्लेनेट मरकरी, यानी मरकरी पे इस ऑब्जेक्ट की मास हमने फाइंड आउट करना है। तो एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, वेट हमारे साथ बराबर है W इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पर हमने m को फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हमने इस g को दोनों साइड पे डिवाइड करना है। तो जब इस g को हम दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमारे साथ जो न्यू रिजल्ट हासिल होगा वो कुछ इस तरह होगा, m इज इक्वल टू W डिवाइडेड बाई g। प्यारे दोस्तों, यहाँ पर वेट इसकी वैल्यू हमारे साथ है 784 न्यूटन। यहाँ पर g की वैल्यू जो है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप सब दोस्तों ने सिंपल ही करना है कि इन दोनों को आपने डिवाइड करना है। इससे जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो होगा m इज इक्वल टू 80 kg। तो जमीन पर इस ऑब्जेक्ट का मास आएगा 80 kg, तो यही मास मरकरी पर भी होगा 80 kg। तो इस लिहाज से यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। An object is orbiting a planet with orbital speed v if the radius is same and mass is increased 4 times, by which factor orbital speed will change। इस सवाल में कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो ऑर्बिटल स्पीड v से एक प्लेनेट की अराउंड मूव कर रहा है। अगर रेडियस को सेम रखा जाए और मास को 4 टाइम इंक्रीज किया जाए तो ऐसा करने से ऑर्बिटल स्पीड पे क्या असर पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को ऑलरेडी मैं यहाँ पर हल कर चुका हूँ, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन का सलूशन कुछ इस तरह है, जैसा कि आप सब दोस्तों को स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ऑर्बिटल स्पीड ये हमारे साथ बराबर है स्क्वायर रूट gm डिवाइडेड बाई r प्लस h। तो यहाँ पर इसको हमने इक्वेशन ऐसे रिप्रेजेंट किया है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन। यानी इस क्वेश्चन का जो कंडीशन है, यानी कंडीशन के मुताबिक हमारे साथ r प्राइम ये बराबर हो जाएगा r के और m प्राइम जो है ये हमारे साथ बराबर हो जाएगा 4m के। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, इस ऑर्बिटल स्पीड को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप सब दोस्त देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप सब दोस्त ने इस फॉर्मूले को टेक करना है। तो ये कुछ इस तरह है, ऑर्बिटल स्पीड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट gm डिवाइडेड बाई r प्लस h। तो यहाँ पर आप सब दोस्त ने सिंपल ये करना है कि इन वैल्यू को आपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट करना है। तो यहाँ पर आप स्क्रीन पे देख सकते हैं g हमारे साथ सेम आ जाएगा और यहाँ पर m जो है ये हमारे साथ 4m की बराबर है और r प्राइम जो है ये हमारे साथ r की बराबर है। तो इससे कुछ इस तरह रिजल्ट आएगा, ऑर्बिटल स्पीड प्राइम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट g4m डिवाइडेड बाई r प्लस h। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसके अंदर ये 4 जो है ये हमारे साथ परफेक्ट स्क्वायर है, तो इससे हमारे साथ रिजल्ट आएगा 2m2 स्क्वायर रूट gm डिवाइडेड बाई r प्लस h। अगर गौर से देखा जाए तो ये वैल्यू जो है ये वैल्यू ये हमारे साथ इसके बराबर है, तो इसकी जगह हमारे साथ यानी ऑर्बिटल स्पीड यानी ये आ जाएगा। तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा, ऑर्बिटल स्पीड प्राइम इज इक्वल टू 2 ऑर्बिटल स्पीड। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए 2 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द वैल्यू ऑफ g एट द सरफेस ऑफ द मून इज। इस सवाल में कहते हैं कि g की वैल्यू चांद की सरफेस पे क्या होती है।
प्यारे दोस्तों, ये वैल्यू आप सब दोस्तों को लाजमी याद होनी चाहिए। और जी की वैल्यू मून की सरफेस पे 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, यानी द वैल्यू ऑफ जी एट द सरफेस ऑफ द मून इज 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ जी ब्लैंक स्पेस विद एल्टीट्यूड। इस सवाल में कहते हैं कि जी की वैल्यू इंक्रीज करती है, डिक्रीज करती है, या जीरो हो जाती है, या सेम रहती है हाइट के साथ साथ। यहाँ पर एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को जमीन से हाइट पे ले जाते हैं तो ऐसा करने से जी की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, when a body is moved from sea level to the top of a mountain, there is a change in the bodies। इस सवाल में कहते हैं अगर सी लेवल से माउंटेन की टॉप पे एक ऑब्जेक्ट को ले जाया जाए तो ऐसा करने से किस चीज में चेंजेस आ जाएगी। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वेट। यानी वेट जो है ये लोकेशन की वजह से चेंज होती है, क्योंकि वेट जो है एक वेरिएबल क्वांटिटी है। तो इस लिहाज से हमारे साथ यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर इज। इस सवाल में कहते हैं कि जी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या होती है। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्मॉलर एट पोल्स। यानी द वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल्स देन इक्वेटर ऑफ द अर्थ, बिकॉज the distance of the pole is less than the distance of the equator from the center of the earth। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।